जय हिंद साथियों। आज मैं आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर भारत में चल रहे राजनीतिक आलोचनाओं के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, इस वीडियो का सारा इंफॉर्मेशन गूगल के विकिपीडिया से लिया गया है। सबसे पहले हम आरएसएस के हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सन 1925 ईस्वी को डॉक्टर के.बी. हेडगेवर द्वारा इसकी नागपुर में स्थापना की गई। हेडगेवर सावरकर के आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व, जो कि 1923 ईस्वी को पब्लिश किया गया, इसको पढ़कर हेडगेवर सावरकर के आइडियोलॉजी से प्रभावित हुए। हेडगेवर सावरकर से सबसे पहली बार 1925 ईस्वी को रत्नागिरी जेल में मिले। 1925 में आरएसएस की स्थापना से पहले हेडगेवर ने काफी सारे हिंदू लीडर से इस बारे में बात की। हेडगेवर कहते हैं कि आरएसएस की स्थापना हिंदू सोसाइटी की मजबूती और हिंदुओं के बीच में एकता बढ़ाने के लिए किया गया। डॉक्टर हेडगेवर कहते हैं कि कुछ मुट्ठी भर ब्रिटिश हम पर राज करते हैं क्योंकि हम हिंदुओं में एकता की कमी है। इसलिए हेडगेवर युवाओं को आरएसएस में ज्वाइन होने की सलाह दी और उन्हें पैरामिलिट्री टेक्निक्स, बांस के सहारे लड़ना और तलवारबाजी करना, जैवलिन और छुरा चलाने की टेक्निक देने लगे। उनके लिए यूनिफॉर्म, व्हाइट शर्ट और खाकी शॉर्ट्स बनाया। हेडगेवर खुद साप्ताहिक बौद्धिक या फिर आइडियोलॉजिकल एजुकेशन की क्लास देते थे, जिसमें हिंदू नेशन की हिस्ट्री और हीरोज जैसे शिवाजी महाराज के हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता। इसीलिए भगवा रंग को आरएसएस का ध्वज बनाया गया। आरएसएस के स्थापना के 2 साल बाद यानी 1927 ईस्वी को हेडगेवर ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया, जिससे मेंबर्स का समूह बनाया जा सके। हेडगेवर ने जुड़ने वाले मेंबर्स को पहले साधु बनने को कहा, जो दुनिया और परिवार को त्याग दे और आरएसएस के लिए अपना जिंदगी बिताए। हेडगेवर आरएसएस को पूरे भारत में फैलाने के लिए वो चाहते थे जितना ज्यादा इसकी शाखा खुले उतना आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा होगा। आरएसएस की सबसे पहली शाखा नागपुर में खुली, इसके बाद महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से में, उसके बाद धीरे धीरे भारत के अलग अलग हिस्सों में भी खुलने लगा। उस वक्त के आरएसएस के मेंबर्स को भारत के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया ताकि वहां अलग अलग जगहों पे इसका ब्रांच खोला जा सके। उनमें से एक पीबी डनी है, जिसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भेजा गया ताकि वहां वो आरएसएस की शाखा खुलवा सके। आरएसएस को उस वक्त के एक प्रोमिनेंट हिंदू लीडर और बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी द्वारा भी सपोर्ट किया गया। मदन मोहन मालवीय वो एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते थे और वो लड़कियों की एजुकेशन के बारे में बात करते थे और वो हिंदूज में जो कास्टिज्म है उसको भी खत्म करना चाहते थे और वो चाहते थे कि हिंदूज में लोअर कास्ट को भी पढ़ने का मौका दिया जाए ताकि हिंदूज में यूनिटी बढ़ेगी। अब हम बात करेंगे कि आरएसएस को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है। आरएसएस की स्थापना तो हिंदू सोसाइटी की एकता और हिंदू सोसाइटी की मजबूती के लिए हुई थी, लेकिन ये एक्सट्रीमिज्म और एंटी मुस्लिम वायलेंस के लिए काफी चर्चा में रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारत की दूसरी हिंदू मुस्लिम राइट, जो कि 1927 ईस्वी को हुई थी, उसको हेडगेवर द्वारा इंस्टिगेट कराया गया था। ये वायलेंस 3 दिन तक चली। उसके बाद यही एक मेन कारण है कि नागपुर से मुस्लिम पलायन करने लगे। आरएसएस का 2 मिलिटेंट ग्रुप, शिवसेना और बजरंग दल, जिस पे हमेशा आरोप लगता है कि वो क्रिश्चियन और मुस्लिम के खिलाफ हेट्रेड फैलाते हैं। अपने स्थापना के बाद से ही आरएसएस ब्रिटिश के खिलाफ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन से खुद को दूर रखा और किसी भी ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन में औपचारिक रूप से हिस्सा नहीं लिए। हेडगेवर ने आरएसएस को कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक संगठनों से दूर रखा, जबकि उस वक्त के देश के बड़े संगठन ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष में जुटे थे। हेडगेवर ने आरएसएस को किसी भी राजनीतिक कार्य में शामिल होने से रोका, जिससे उसे ब्रिटिश विरोधी मान लिया जाए। 1930 को 26 जनवरी
को स्वराज दिवस घोषित किया गया। यही वो दिवस था जिसको आरएसएस ने मनाया। इसके बाद ऐसे आयोजन और राष्ट्रीय तिरंगे से दूरी बना। साल 1934 ईस्वी को कांग्रेस सदस्यों के लिए आरएसएस हिंदू सभा और मुस्लिम लीग का सदस्यता पर प्रतिबंध लगा दिया। आरएसएस की स्वतंत्रता संग्राम में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही और ये हमेशा से ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करते रहे। एमएस गोलवारकर कहते हैं कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को आरएसएस को बैन कराने का मौका नहीं देना चाहते। 1942 ईस्वी को क्वाइट इंडिया मूवमेंट के दौरान गोलवारकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहते हैं कि वे कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्डर का इन्फ्रिंग नहीं करेंगे और वो हमेशा से ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करेंगे। साल 1946 ईस्वी को हुए रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी में भी कोई आरएसएस का मेंबर शामिल नहीं हुआ था। आरएसएस को पहली बार 24 जनवरी 1947 ईस्वी को बैन किया गया। इसके 4 दिन बाद 28 जनवरी को यह बैन हटा दिया गया। आरएसएस के द्वारा नेशनल फ्लैग को अपोज किया गया। आरएसएस के मुताबिक भगवा ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए था। आरएसएस के ऑर्गेनाइजर कहते हैं आरएसएस सिर्फ 2 मौके पर आरएसएस के हेडक्वार्टर में भारतीय झंडा फहराया। पहला मौका 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, दूसरा मौका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 52 साल बाद 2001 को 3 राष्ट्रीय प्रेमी युवा दल के अध्यक्ष ने नागपुर के हेडक्वार्टर में झंडा फहराया और नारेबाजी की, जिसके कारण मुंबई पुलिस द्वारा उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद उन्हें 2013 को 11 साल बाद रिहा किया गया। 2002 के लॉ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बाद वहां हेडक्वार्टर में भारतीय झंडा लगवाया गया। आरएसएस के मेंबर्स शुरुआत में भारतीय संविधान का भी विरोध किया, जिसमें वो कहते हैं कि भारत के संविधान में अपना कुछ नहीं है, सारा चीज वेस्टर्न कंट्रीज का कॉपी किया हुआ है। वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में मनु लॉ को भी मेंशन किया जाए। जब 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे द्वारा मारा गया तो फिर आरएसएस को दूसरी बार बैन किया गया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे आरएसएस का ही मेंबर था। जब इस बैन को हटाने के लिए गोलवारकर ने नेहरू जी को लेटर लिखा, तब नेहरू जी कहते हैं कि हमारे पास बहुत ऐसा प्रूफ है जो कि नाजीज के जैसा ये आरएसएस भी प्राइवेट आर्मी के जैसा काम करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि ये बहुत दुख की बात है कि महात्मा गांधी के मारे जाने पर आरएसएस के मेंबर्स ने खुशी मनाई और मिठाई बंटवाई। जब 1948 ईस्वी को आरएसएस के मेंबर्स को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिहा किया गया, तब फिर गोलवारकर ने नेहरू जी को खत लिखकर आरएसएस पर लगे बैन को हटाने के लिए कहा। जवाब में नेहरू जी ने इसका जिम्मेदारी सरदार पटेल को दिया। सरदार पटेल ने आरएसएस को एक औपचारिक लिखित संविधान बनाने की कड़ी शर्त रखी। इस संविधान में उन्हें भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा और तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार करने और युवाओं को शामिल करने से पहले उनके माता पिता का सिग्नेचर को मैंडेटरी करे। संगठन में मेंबर्स का अतिरिक्त रोल डिफाइन करने और संगठन को इलेक्शन के जरिए लोकतांत्रिक बनाने की मांग रखी। इन शर्तों के खिलाफ गोलवारकर ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। इसके वजह से उसे जेल जाना पड़ा। बाद में गोलवारकर और आरएसएस के मेंबर्स ने वल्लभ भाई पटेल की शर्तों को मान लिया। फिर 11 जुलाई 1949 आरएसएस पर से बैन हटा दिया गया। 1975 नेशनल इमरजेंसी के दौरान आरएसएस को फिर से बैन कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त इंदिरा गांधी को लगता था कि आरएसएस के पास सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की क्षमता है। उस वक्त के आरएसएस चीफ बाबा साहब देवरस ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर कोऑपरेट करने का वादा किया। 1977 ईस्वी को जब इमरजेंसी खत्म हुआ, उसके बाद आरएसएस पे लगा बैन को हटा दिया गया। नेशनल इमरजेंसी के दौरान आरएसएस को भारतीय राजनीति में वैधता दी गई और इस प्रकार हिंदुत्व राजनीति का बीज
बोना शुरू हुआ। 1980 ईस्वी को भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेशन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पार्टी भारतीय जनता पार्टी से हुआ। 1984 में हुए इलेक्शन में पार्टी को मात्र 2 सीट ही मिली। राम जन्मभूमि मूवमेंट में भाजपा को काफी पॉपुलैरिटी मिला और वो जनता के बीच में आए और हिंदू जनता का काफी सपोर्ट मिला। 1996 ईस्वी को भारतीय जनता पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए पीएम बनने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 13 महीने के लिए पीएम रहे। उसके बाद 1999 से लेकर 2004 तक पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो कि कांग्रेस पार्टी से ना होकर भी अपना टेन्योर पूरा कर पाए। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि वन ऑफ फाउंडिंग मेंबर है भारतीय जनता पार्टी का। इसके बाद 2014 से अब तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए शपथ ग्रहण किए। आज के दौर में आरएसएस भारत का हर हिस्से में फैला हुआ है और ये आरएसएस के दम पर भारत के ज्यादातर राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वीडियो इसलिए बनाया गया है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कुछ लोग एक्स पे ट्रेंड करा रहे हैं कि आरएसएस के संस्थापक हेडगेवर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इस विषय पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? हेडगेवर को भारत रत्न देना चाहिए या नहीं?